हेलो प्यारे बच्चों, प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं सब लोग। दाब, तरलों के यांत्रिकी गुण, दाब की बात चल रही थी और हमने गहराई पर दाब का एक सूत्र बनाया था और उस पर मैंने विचार किया था, बताया था आपको कि भाई गहराई पर जो दाब का सूत्र है रो जी एच, और ये बात हुई थी रो जी एच में जो एच है वो ऊर्ध्वाधर ऊंचाई है। पिछली क्लास में हमने इसको अच्छे से समझा था। अब यहाँ पर इस पर एनसीईआरटी में एक उदाहरण है, पहले उसे कर लेते हैं। ठीक, एनसीईआरटी का उदाहरण पहले कर लेते हैं। यह है उदाहरण 10.2। किसी झील के पृष्ठ से 10 मीटर गहराई पर किसी तैराक पर दाब ज्ञात कीजिए। ठीक, तो दाब 10 मीटर गहराई से मतलब ऊर्ध्वाधर ऊंचाई कितनी है, पानी कितनी ऊंचाई तक भरा है, तैराक के ऊपर पानी कितनी ऊंचाई तक भरा है, तो सीधा सूत्र लग जाएगा P बराबर रो जी एच का मान कितना बताया 10 मीटर, और पानी का घनत्व है, सामान्यतः जो घनत्व होता है वो हम 1000 लेते हैं किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर में। ठीक, तो ये हो गया 1000। जी का मान हम लगाते हैं 9.8। कई बार ये 10 दिया होता है, 10 दिया है आपको 10 लगा दो। ठीक, और ये है 10 मीटर, ये जो ऊंचाई है कितनी है 10 मीटर। ठीक, तो हल हो गया, देखो कितना बन रहा है, ये दशमलव यहाँ से काट दो तो ये आ गया 98,000, और मात्रा क्या लिखें इसका, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक, या इस न्यूटन प्रति मीटर को क्या लिख सकते हो, मीटर स्क्वायर क्या लिख सकते हो तुम, इसे पास्कल भी लिख देते हो तुम, कहीं कहीं पे पास्कल लिखा होता है। ठीक, तो उसका मतलब होता है 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर यानी 1 पास्कल। पास्कल ने दाब का एक नियम बताया था जो हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया, उसके नाम पर ही इसका ये मात्रक बना रखा है इन्होंने। ठीक है, तो ये था सवाल। इसके बाद आगे चलते हैं। वायुमंडलीय दाब तथा गेज दाब, पारद वायु दाब मापी। ठीक, पारे का दाब मापी कैसे काम करता है इस बात पर विचार करेंगे और इसको समझेंगे कि ये चीज़ कैसी है, चित्र से इसको समझ लेंगे। ये है पारद वायु दाब मापी। पारद वायु दाब मापी। ठीक, यानी मरकरी का जो प्रेशर मेजरिंग मैनोमीटर बोलते हैं, प्रेशर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को जो प्रेशर को नापता है उसको क्या बोलते हैं, मैनोमीटर। तो मरकरी मैनोमीटर हो जाता है, ये नाम हो जाता है इसका मरकरी मैनोमीटर। ठीक, अंग्रेजी में लिख दूँ, लिख दो सब, क्या दिक्कत है, मरकरी मैनोमीटर। ठीक, मरकरी का मैनोमीटर। ठीक, ये चीज़ कैसे है, मतलब इसका चित्र कैसा है, ये बनता कैसे, देखो क्या करते हैं इसमें, पारा भर लेते हैं एक बर्तन में। ठीक, एक बर्तन में पारा भर लेते हैं और उसमें कांच की एक ट्यूब खड़ी कर देते हैं और कांच की एक ट्यूब में से हवा निकाल देते हैं, यानी कांच की एक ट्यूब ऐसे खड़ी करते हैं कि उसमें से हवा निकाल देंगे, उसको ऊपर से बंद कर देंगे। देखो कैसे, मान लीजिए हमारे पास ये कांच की एक ट्यूब है ऐसे, और हमने इसे पारे में खड़ा किया हुआ है। ये मान लीजिए पारे का कोई बर्तन है इस तरीके से, और यहाँ पर वायु है, यहाँ पर वायु है, तो वायु है तो वायु का दाब है, लेकिन हम देख रहे हैं कि यहाँ इसमें वायु नहीं है, ये खाली जगह है। ठीक, तो खाली जगह हो गई तो इसका मतलब हो गया कि इसमें दाब नहीं है। इधर से वायु का दाब पड़ेगा, इधर से क्या पड़ेगा, वायु का दाब पड़ेगा P, इसे क्या मान लेते हैं P0। तो P0 क्या हो गया, ये हो गया वायुमंडल दाब।
जो कि हमें बताना है। जब इधर से वायु का दाब पड़ेगा तो इसमें जो पारा भरा है, ठीक, पारा भर दूंगा इसमें मैं, ठीक, देखिए पारा भर दूंगा इसमें, देखिए जिसमें जो पारा भरा है ना, ये वाला, ये पारा जो है, क्या लिख देंगे इसको, ये पारा है, ठीक। तो वायुमंडल दाब पड़ने की वजह से क्या होगा, पारा ऊपर चढ़ेगा, यहाँ तक मान लीजिए पारा इसमें चढ़ जाता है, देखिए ऐसे। फिर क्या होगा कि किसी बिंदु पर आते आते, कहीं किसी जगह पे आते आते, मान लीजिए यहाँ देखें, किसी बिंदु पर देख लें, यहाँ पे इसके अंदर इस बिंदु पर देख लें, बिंदु ए मान लेता हूँ इसको, है ना। तो बिंदु ए पर दाब दोनों तरफ से बराबर होगा, यानी इधर से क्या होगा, इस पे वायुमंडलीय दाब है, यहाँ पे सारे में वायुमंडलीय दाब है, और यहाँ देखें इस बिंदु के ऊपर जो पारा है, इसकी वजह से या इसके भार की वजह से जो दाब होगा वो भी इतना ही होगा। इसे क्या कहते हैं, रो जी एच। ये दाब किसका है, ये दाब है पी पारा, क्या कहेंगे इसको, पारे का दाब। ये पी है पारे वाला, ये क्या है, पारे का घनत्व, यानी पारे का वजन पड़ रहा है, इधर से पानी, मतलब पारे को जो है वायु दबा रही है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, संतुलन की स्थिति हो जाएगी। यानी इस बिंदु पर ऊपर से पड़ने वाला दाब और नीचे से पड़ने वाला दाब दोनों बराबर हो जाएंगे, वायु दाब और पारे का दाब। तभी ये बिंदु विरामावस्था में आ जाएगा। यानी अगर इसे मैं कोई पारे का कण मान लूँ, मान लीजिए पारे का कोई कण मान लेता हूँ, कोई परमाणु मान लेता हूँ, कोई अणु मान लेता हूँ, कुछ भी, तो ये विरामावस्था में आ जाएगा। लेकिन जब तक ये दाब बराबर नहीं हो जाते तब तक ये पारा ऊपर चढ़ता रहेगा। तो संतुलन की अवस्था में बिंदु ए पर दाब कितना, वही है जो पारे का दाब है। पारे का दाब बराबर वायु दाब। सरल हो गई बात, दोनों तरफ से बराबर हो गया दाब। अब अगर यहाँ पर जो पारे की वाष्प है, थोड़ी सी पारे की वाष्प है का दाब, क्योंकि थोड़ी बहुत तो वाष्प बनती है, हम जानते हैं कोई भी तरल पदार्थ होता है उसमें थोड़ी बहुत वाष्प बनती है, क्योंकि पारा बहुत कम वाष्पीभूत होता है, पारा बहुत कम वाष्पीभूत होता है, पारे की वाष्प नहीं बनती। तो आप जान रहे हैं कि थर्मोमीटर में बुखार नापने वाले में पारा ही होता है, क्योंकि पारे की वाष्प नहीं बनती। पारे की वाष्प बन जाए, उसकी गैस बन जाए, तापमान बढ़ जाए, पटक जाए तो कुल मिला के अगर मैं पानी भर दूँ उसमें, तो पहली बात तो है कि पानी की ऊंचाई मुझे बहुत ऊंची करनी पड़ेगी, पानी की ये ट्यूब बहुत ऊंची करनी पड़ेगी, है ना। दूसरी बात, पानी की वाष्प बनती है तो वाष्प दाब हो जाएगा, तो यहाँ से वाष्प दाब पड़ेगा ऊपर से, इधर से पड़ेगा वायुमंडलीय दाब, तो कुल मिला के मेरी गणनाएँ गलत हो जाएंगी। यानी वह पदार्थ जो वाष्पीभूत होता हो वह पारे की जगह पे नहीं भरा जा सकता। ठीक, ओके, बात समझ में आ गई। तो वाष्प दाब, पारे का वाष्प दाब कितना, लगभग 0 है, लगभग 0 माना गया। पक्का, लगभग 0 माना गया। अब बराबर कर देते हैं, तो P वायु बराबर रो जी एच। ठीक, तो हम देखते हैं कि जो पारा है, जो पारे का एच है वो कितना आता है। जो पारे की ऊंचाई जो है, ये दाब मैंने बना रखा है रो जी एच, अगर मैं इसको ऊंचाई मान लूँ तो ये कितनी आती है। सामान्य वायुमंडल दाब पर यह ऊंचाई लगभग 76 सेंटीमीटर आती है। कितनी आती है, लगभग 76 सेंटीमीटर। 76 सेंटीमीटर ऊंचाई तक चढ़ जाता है पारा। तो अगर मैं यहाँ मान रख दूँ पारे का घनत्व 13.6, 10 की घात 3, जी को 9.8 लगा दूँ और इसे 0.76 लगा दूँ मीटर में, क्योंकि ऊंचाई जो है कितनी है, 76 सेंटीमीटर। ठीक, तो इस चीज़ को अगर मैं हल करूं तो वायुमंडलीय दाब का मान मेरे पास 1.013 10 की घात 5 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर जो है आ जाता है।
ये वायुमंडलीय दाब का मान मुझे प्राप्त हो जाता है, ठीक, जो कि एक औसत मान है, एक लगभग मान है, क्योंकि पूरी तरह सही मान हम नहीं निकाल सकते, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत उसमें गड़बड़ होती रहती है। तो कुल मिला के इसी दाब को हम 1.013 गुणा 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर को ही हम वायुमंडल दाब मानते हैं। अब है कितना, 76 सेंटीमीटर पारे का दाब। अब मान लीजिए मैं यहाँ सवाल को बदल दूँ, यदि पारे के स्थान पर पानी भर दिया जाए तो वह कितनी ऊंचाई तक नली में चढ़ जाएगा वायु मंडल दाब के लिए। देखिए बड़ा ही बढ़िया सवाल है और बहुत पूछा जाता है ये, कि सब पानी भर दें अगर इसमें, और ये मान लें कि पानी भी वाष्पीभूत नहीं होता, ये मान लें थोड़ी देर के लिए। हालांकि वास्तविकता तो यह है कि पानी का उपयोग हम नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने बताया कि वह वाष्पीभूत होता है, लेकिन थोड़ी देर के लिए हम ये मान लें कि साहब पारे की जगह पानी भर दो और पानी वाष्पीभूत नहीं होता, ये मान लें, पारे के जैसा ही मान लें पानी को भी, तो कितनी ऊंचाई तक ये चढ़ेगा। तो कुल मिलाकर वायुमंडल दाब ये है, इसी को बैलेंस करेगा, ये ऊंचाई जो है बढ़ जाएगी। तो कुल मिला के इसी को रख दूँ अगर मैं यहाँ से, पानी का घनत्व 10⁻³ है, जी 9.8 है, और ये H है पानी वाला, ये पानी वाला H है, देखो दाब तो यही है, ठीक। तो ये H निकल के आता। अब देखिए यहाँ किस चीज़ का फ़र्क पड़ गया, यहाँ क्या था 13.6, यहाँ तो नहीं है, इधर देखिए 13.6 नहीं है, इसका मतलब पारे का घनत्व जल के घनत्व का 13.6 गुना है। तो अगर पारा हटा के पानी भरूंगा तो ऊंचाई 13.6 गुना हो जाएगी, यानी ये H पानी जो है कितना आ रहा है, यह आएगा, पारे की ऊंचाई कितनी है 0.76 मीटर, पानी कितनी हो जाएगी 13.6 मीटर, इतनी ऊंचाई हो जाएगी। क्योंकि दाब तो वही बनाना है, दाब तो उतना ही बनाना है। तो क्या है, पारा GH पारा, यहीं पे क्या लगा लिया, पानी GH पानी। तो कुल मिला के ये घनत्व और ये ऊंचाई का जो गुणक है, जो गुणा है इनकी, वो अचर है। तो क्या है, अगर घनत्व बढ़ाएंगे ऊंचाई घट जाएगी, पारा घनत्व अधिक होता है, सबसे अधिक पारा घनत्व माना जा रहा है। एक आध चीज़ और होती है, लेकिन पारा घनत्व सबसे अधिक है, द्रवों में पारा घनत्व सबसे अधिक होता है, और पारा सबसे कम वाष्पीभूत होता है, ये दो बातें होती हैं। अब क्या है, पारे का घनत्व, पारे की ऊंचाई, पानी का घनत्व, पानी की ऊंचाई, कोई और लगा दे मिट्टी का तेल, उसका घनत्व, उसकी ऊंचाई, तो जो चाहे। तो घनत्व और ऊंचाई ये नियत होता है। यानी वायुमंडल दाब पर अगर हम यहाँ इस युक्ति के अंदर चीज़ करते हैं तो चीज़ होती है ρ1 H1, ρ2 H2, ρ3 H3। ये क्या होता है, ये अचर होता है, ठीक। तो पारा का घनत्व, पारे में कितनी ऊंचाई है पानी, पारे के स्तर की कितनी ऊंचाई तक पारा चढ़ गया, ये पानी भर दूँ पारे में कितनी ऊंचाई चढ़ेगी, क्योंकि जी इसमें कांस्टेंट है, जब हम बराबर करेंगे वो कट जाएगा। तो कुल मिला के इसमें वायु दाब मापी में ये सूत्र है, जो अलग अलग घनत्व के द्रव आप भरना चाहते हैं तो किसमें कितनी ऊंचाई होगी, इस सूत्र से कर सकते हैं। जैसा कि मैंने पानी में निकाला, अभी वायुमंडल दाब मैंने पानी पर डाल दिया तो पानी कितनी ऊंचाई आ गई, देख रहे हैं, घनत्व लग गया पारे का, क्योंकि पानी का घनत्व कितना है 1000, पारे का उसका 13.6 गुना है। तो पारा हटा के पानी भरूंगा तो ऊंचाई 13.6 गुना हो जाएगी। कुल मिला के ये सूत्र है, ठीक, ओके। इसका ध्यान रखेंगे, अगर इसमें कोई दूसरा द्रव भरेगा तो इस तरीके से कर देंगे, सीधा लगा देंगे उस पर। पारा, पारे में ऊंचाई, पारा या पारे की ऊंचाई, पानी, पानी की ऊंचाई, कोई और द्रव है उसकी ऊंचाई, कैरोसिन ऑयल उसकी ऊंचाई, सरसों का तेल उसकी ऊंचाई, जो भी इसमें लग जाएगा, ठीक। चलिए, ये हो गया दाब मापी कैसे काम करता है, ये पता लग गया। इसमें क्या शर्तें हैं ये भी हमें पता लग गई है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
अब आती है किसी गैस का दाब नापने की युक्ति। गैस का दाब नापने की एक तरकीब है, ठीक, उसे क्या बोलते हैं? खुली नली मैनोमीटर, दाबांतर मापी। दाब का अंतर ये नाप सकता है, ठीक। कैसे, उसको भी समझेंगे, दाब का अंतर कैसे नापेगा, है ना। प्रेशर नापने का ये बहुत ही बढ़िया फार्मूला है ये भी, ठीक। खुली नली मैनोमीटर, दाबांतर मापी, यानी मैनोमीटर बोल देते हैं, सिंपली इसको मैनोमीटर बोल देते हैं या दाबांतर मापी बोल देते हैं। ठीक, ये कैसे काम करता है देखते हैं इसको, इसकी प्रोसेस को समझा देता हूँ आपको मैं कैसे काम करता है। देखिए क्या करना है कि यू के आकार की एक कांच की नली ले लीजिए, यू के आकार की, ऐसे। इधर भी बना दीजिए इसको पूरी तरह। और यहाँ से मोड़ के इसको ऐसे बना लीजिए। सिंपल सा फार्मूला है, इसको मोड़ देना है। आप चाहे किसी भी तरीके से मोड़ दो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये जो मोड़ है, जैसे मोड़ दो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसमें कुछ ऊंचाई तक आप पानी भर दीजिए या कोई भी द्रव्य भर दीजिए जो आपको ठीक लगे। इतनी ऊंचाई तक पानी का स्तर आप देख रहे हैं कि दोनों जगह बराबर रहेगा, क्योंकि ऊपर से वायुमंडल दाब पड़ रहा है और गुरुत्व त्वरण है, तो दोनों में ऊंचाई बराबर रहेगी, पानी बराबर हो जाएगा। क्योंकि किसी बिंदु पर दाब बराबर होगा दोनों तरफ से, मतलब यहाँ कोई बिंदु ले लें, दोनों तरफ से दाब बराबर होगा तो पानी अपने आप बराबर हो जाएगा, ठीक। तो कुल मिला के यह मैंने पानी भर दिया इसमें। पानी के स्थान पर कोई भी द्रव्य ले सकते हैं। ये आ गया, देखिए। अब मैंने क्या किया कि मैंने ये जो नली है इस तरफ वाली नली है, ऊपर जो फालतू में नली है, इधर की नली को मैंने की लंबाई को मैंने थोड़ा सा बढ़ा दिया। देखिए इसको बढ़ा रहा हूँ मैं, इसको मैंने थोड़ा सा बढ़ा दिया ऊपर, ऐसे खाली जगह है, और इसको मैंने हटा लिया, ऐसे छोटा कर लिया मैंने इसको। छोटा करने के बाद इसमें मैंने एक टोंटी लगाई ऐसे, और इसको टोंटी लगा कर ये घुमा दिया अपनी सुविधा के लिए। ये टोंटी लगा दी मैंने, और यहाँ मैंने इसको एक गैस के बर्तन में जोड़ दिया। जिसमें गैस है, मैं उसका दाब ज्ञात करना चाहता हूँ, तो क्या लिख दूँ? गैस से भरा बर्तन, ठीक। ये टोंटी आप देख रहे हैं, ये टोंटी मैंने बंद की हुई है। ये टोंटी मैंने बंद की, इसको खोला नहीं मैंने अभी। तो यहाँ पे ध्यान रहे कि टोंटी से और इस द्रव्य के बीच में ये हवा भरी है। अगर आप देखें तो ये हवा भरी है, ये ना के बराबर होनी चाहिए। तो इसका मतलब ये जो आयतन है, ये वाला, ये जगह में जो आयतन है, ये नगण्य होना चाहिए, लगभग ना के बराबर होना चाहिए। यानी इस टोंटी में देखिए, टोंटी के इस तरफ क्या है? गैस है, और टोंटी के इस तरफ क्या है? पानी है। तो ये ना के बराबर होना चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं कि ये वायुमंडलीय दाब पर या किसी और कम ज़्यादा दाब पर ये हवा भरी हो सकती है, ये गड़बड़ कर सकती है आपकी रीडिंग में। तो यहाँ पर जो भी है ये नहीं होना चाहिए, इसको आपको हटा लेना होता है या फिर इसको कम कर देना होता है। कुल मिला के ये जो चीज़ दिखाई दे रही है ये नगण्य है। तो इसे क्या कहते हैं? नगण्य आयतन। नगण्य आयतन क्या है? ये जो खाली जगह दिख रही है ना, पक्का देखो बच्चों, ये खाली जगह दिख रही है, कन्फ्यूज़न नहीं करना, कन्फ्यूज नहीं होना। ये खाली जगह जो दिख रही है इस लिक्विड में और इसमें, ये ना के बराबर होनी चाहिए। हटा देता हूँ इसको, मैं लिख देता हूँ, तो लिखने की ज़रूरत नहीं है इसको। ये देखिए हो गया। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि ये सब चीज़ें अपने आप बैलेंस हैं, ठीक। टोंटी मैंने लगाई है, यहाँ हवा भरी थी, थोड़ी सी वायुमंडल दाब पे थी, टोंटी मैंने लगा दी, गैस जोड़ दी इसमें, तो वायुमंडल दाब यहाँ पे तो बैलेंस में था, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं इस टोंटी को खोल देता हूँ। टोंटी को खोलने पर इसमें गैस भर जाएगी। टोंटी को मैं खोलूँगा अगर,
देखिए टोंटी खोलने पर तो क्या होगा, इसमें गैस आगे को जाएगी, गैस जाएगी तो दाब आएगा, गैस का दाब इस पर आएगा। गैस का दाब आने की वजह से ये जो स्तर है इसका, ये यहाँ से हटेगा। ये देखिए ऐसे यहाँ से लिक्विड हटेगा और मान लीजिए यहाँ तक आ जाता है लिक्विड का लेवल, गैस जो है इसमें यहाँ तक आ जाती है, कोई दाब डाल देती है, दाब डालती हुई गैस यहाँ तक आती है। तो जितना ये लेवल जो है नीचे आता है उतना ये लेवल ऊपर हो जाता है। ये देखिए आप देख रहे हैं कि जितना लेवल यहाँ से, अगर ये कांच की ट्यूब एक ही जैसी है, जितनी मोटी यहाँ पर है उतनी ही मोटी यहाँ पर है, तब ऐसा होता है। इससे वो फर्क नहीं पड़ता, यहाँ मोटी हो यहाँ पतली हो, इससे को लेना देना नहीं, मामला है ऊंचाई से संबंधित। कुल मिलाकर ये लेवल कुछ नीचे आता तो ये लेवल ऊपर जाता है, इस लेवल को बढ़ा लेते हैं। ठीक है, इस तरकीब को समझना है। दिख तो जाती है, टीचर बता भी देते हैं, लेकिन इसमें गड़बड़ रहती है। अब यहाँ से पड़ने वाला दाब कौन सा है, ज़रा देखें एक बार। यहाँ से पड़ने वाला दाब है P, वायुमंडलीय दाब, जिसे हम कह रहे हैं P0। यहाँ से पड़ने वाला दाब है। यहाँ से पड़ने वाला दाब जो है, जो यहाँ से पड़ रहा है दाब, उसे हम क्या कह रहे हैं, P गैस। हम उसे गैस का दाब कह रहे हैं जो यहाँ पड़ रहा है। अब इन दोनों दाबों में जो अंतर है, अगर मैं देखूँ इस बिंदु पर, जिसे मान लूँ बिंदु A, ठीक, तो बिंदु A पर इधर से पड़ने वाला दाब, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो दाब पड़ेगा समान ऊंचाई पर, बिंदु A ले लिया मैंने, ये जो ऊंचाई है बिल्कुल ये क्षैतिज में है, समान ऊंचाई पर जो दाब यहाँ होगा वो दाब यहाँ भी होगा। इस लिक्विड के ऊपर जो दाब यहाँ होगा, इतनी ही ऊंचाई पे ले लूँ तो बिल्कुल सामने क्षैतिज में इस पर भी होगा, क्योंकि पास्कल का नियम कहता है कि एक क्षैतिज में एक ही तल पे जो बिंदु होते हैं उन पे सब पे एक ही जैसा दाब होता है, क्योंकि ऊंचाई जो है द्रव्य की वहाँ पर सबकी समान होती है, ऊर्ध्वाधर ऊंचाई समान होती है। तो कुल मिला के जितना दाब यहाँ होगा बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पे भी होगा। अगर मैं इस बिंदु पर दाब देखूँ तो इस बिंदु पर पड़ने वाला दाब जो ऊपर से आ रहा है वायुमंडल दाब, और इस द्रव्य के कारण एक दाब पड़ेगा यहाँ पे, जिसे हम कहते हैं, इसकी ऊंचाई मान लेते हैं h, ये दाब पड़ेगा इस पे P द्रव्य, कितना होगा, ρgh, जिसे हम गेज दाब कहते हैं। दाब का अंतर है ये, और ऊपर से कितना आ रहा है, वायुमंडलीय दाब आ रहा है। यहाँ पर गैस का दाब है, क्योंकि हमने कहा था कि इसमें जो हवा भरी है वो बहुत कम है, ना के बराबर है, तो अब तो गैस का दाब हो गया इसमें, हवा का दाब तो इसमें रहा नहीं, अब तो गैस का दाब है इसमें जो भी है। तो कुल मिला के ये गैस का दाब है जो बराबर है यहाँ पर, यानी इस बिंदु को देखूँ तो नीचे से जो दाब आ रहा है P, ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है P गैस, ठीक, और ऊपर से जो दाब आ रहा है ये P, ये किसका आ रहा है, P वायुमंडल प्लस ρgh। सिंपल। जो ऊपर से दाब आ रहा है कितना आ रहा है, वायुमंडल दाब आ रहा है, हवा खुली है, देखो ऊपर तक खुली हुई है ट्यूब, है ना, हवा का दाब आ रहा है, इसका वजन पड़ रहा है ρgh, वो भी आ रहा है। इधर से घूम के गैस का दाब जो यहाँ पर है वो यहाँ पर गैस का दाब आ रहा है। तो एक तरफ से गैस का दाब आ रहा है, एक तरफ से वायुमंडल दाब और भार के वजह कारण बना हुआ दाब आ रहा है। तो इस बिंदु पर दाब दोनों तरफ से बराबर है। जब इस बिंदु पर दाब दोनों तरफ से बराबर होगा तो ये बिंदु संतुलन में होगा, ऊपर नीचे नहीं चलेगा, यानी आप ये द्रव्य जो है ऊपर नीचे नहीं चल रहा है, इस बिंदु पर संतुलन हो चुका है। तो कुल मिला के दाब का मापन हो सकता है। दोनों दाब को बराबर कर देते हैं, तो क्या हो गया, बिंदु ए पर दाब, ठीक, बिंदु ए पर दाब कैसा, P गैस, ठीक, P वायुमंडल और ऊंचाई के कारण दाब, जहाँ रो नली में भरे द्रव का घनत्व है। ठीक, अब हम कहते हैं कि गेज दाब क्या है, इस गैस का गेज दाब क्या है। तो गैस का
गेज दाब, है ना, कितना हो जाएगा, पी गैस गेज कितना, वायुमंडल दाब को घटा देते हैं। गेज दाब में वायुमंडल दाब नहीं रखते, केवल ऊंचाई के कारण जो दाब होता है, दाब का अंतर जिसे कहते हैं, वो कितना हो गया, रो जी एच। ये गैस का गेज दाब है। और ये क्या है, पी गैस, ठीक, ए बिंदु पर दाब, पी गैस ये होगा गैस का परम दाब, ये गैस का परम दाब है, यानी कुल दाब कितना है गैस का, वो ये है गैस का परम दाब। क्या कह रहे हैं इसको, इसी को कह रहे हैं पी गैस। पी गैस यानी गैस का कुल दाब कितना है ये बता रहे हैं। ये कितना है, फिर से लिख देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो जाए, ये रहा। तो कुल दाब या दाब वही है परम दाब, दाब का अंतर, रो जी एच, द्रव्य की ऊंचाई के कारण आया दाब में अंतर, है ना, वो क्या है, गेज दाब। ठीक, समझ रहे हैं। तो ये जो चीज़ है इसे हम कहते हैं दाबांतर मापी। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं बच्चों इसको, इसे बोलते हैं मैनोमीटर। मैनोमीटर, ठीक। कंसेप्ट क्या है फार्मूले के अंदर, बारीकी की बात क्या है कंसेप्ट की। कंसेप्ट ये है कि साहब जो भी आपने यहाँ लिक्विड भरा है, जो भी भरा है, पानी भरा है, मिट्टी का तेल भरा है, सरसों का तेल भरा है, जो भी भरा है, जो भी है, उसके घनत्व की जानकारी होना ज़रूरी है। कई बार क्या होता है कि बच्चे पानी का ही घनत्व लगा देते हैं, भरा कुछ और है, घनत्व कुछ और दिया है सवाल में, और बच्चे पानी का ही लगा देते हैं। पानी का घनत्व याद रहता है 1000 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, ठीक। वो ऊंचाई मात्रकों के हिसाब से लगती है, ऊंचाई मीटर में है तो जी का मान 9.8 लगेगा, और घनत्व किलोग्राम प्रति घन क्यूबिक या प्रति घन मीटर लगेगा। ध्यान रहे मात्रकों में ये आता है। इससे दाब किस में आता है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर में आता है, ठीक। दाब के या बल के एसआई मात्रक के अलावा सीजीएस मात्रक भी होते हैं, ठीक। वो इतनी बड़ी समस्या नहीं है, वो इतनी बड़ी मुसीबत नहीं है, हम उसे बदल लेते हैं। विमीय विश्लेषण में हमने देखा है भाई 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं, वो मामला वहाँ पर है। और कहीं कहीं किसी सवाल में अगर ऐसा होगा भी तो वो कोई मुसीबत नहीं है, उसमें बात है कि फार्मूला लगेगा कैसे, फार्मूले में उत्तर कैसे डालेंगे। क्योंकि मान लीजिए हम सेंटीमीटर को मीटर में बदल लेंगे, सेंटीमीटर को मीटर में बदल लेंगे, ग्राम को किलोग्राम में बदल लेंगे, तो हम लगाएंगे ही क्यों, हम मीटर में उत्तर निकाल लेंगे। सवाल में कुछ दिया, मान लीजिए सवाल है, मान लीजिए ये ऊंचाई सेंटीमीटर में दिया, ये ऊंचाई सेंटीमीटर में दे रखी है, सेंटीमीटर में क्यों लगाएंगे, 100 से भाग करके उसके मीटर बना लेंगे। ये घनत्व मान लीजिए ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर में दिया है, न लगाएंगे उसको, ग्राम पर प्रति घन सेंटीमीटर वाले को लगाएंगे क्यों, किलोग्राम प्रति क्यूबिक या किलोग्राम प्रति घन मीटर वाले को लगा लेंगे, 1000 से गुना कर लेंगे, बना लेंगे उसको। तो कुल मिला के हम उस सीजीएस में या सेंटीमीटर के सिस्टम में जाने की हमें ज़रूरत नहीं है, हम इन चीज़ों को एसआई मात्रकों में बदल कर लगा लेंगे, ठीक। दूसरी बात होती है कि यहाँ 2 लिक्विड होते हैं, कई बार ऐसा होता है कि 2 लिक्विड होते हैं यहाँ पर, यहाँ इस जगह पे 2 लिक्विड होते हैं, ठीक। एक लिक्विड कुछ और होता है, एक लिक्विड कुछ और होता है। अब देखिए उस भेदभाव को मैं समझाता हूँ, उस कंसेप्ट को समझना है, ठीक। चलिए ये पूरी बात आ गई है, मैं इसको बदल दूंगा थोड़ा सा, बस यहीं पे बदल दूंगा, इसको दोबारा लिख दूंगा इस चीज़ को मैं। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, फ़ोटो खींच लो, टक, बेस्ट नोट, सबसे अच्छा नोट्स है, सबसे अच्छा असाइनमेंट है, ठीक, तुरंत याद आ जाता है। भाषा बढ़ानी है तो परीक्षाओं में अपनी तरफ से 2 लाइनें और जोड़ देते हैं, लिख देते हैं, ज़रूरत नहीं है कुछ भी, सीधा लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। चलिए अब थोड़ा सा परिवर्तन जो हो सकता है वो करके देता हूँ मैं आपको, ठीक। चलिए अब मैं क्या करता हूँ, ये सब चीज़ें ऐसे रहने देता हूँ। यहाँ पर मैंने कहा 2 लिक्विड हो सकते हैं, 2 द्रव्य हो सकते हैं, कैसे हो सकते हैं। अब मैं यहाँ इस चीज़ को ले लेता हूँ, अब ये कह रहे हैं जी जो नीचे वाला द्रव्य है, जो ये वाला द्रव्य है, ये ऊपर चढ़ गया लेकिन यहाँ तक चढ़ा, ये ऊपर तो चढ़ गया लेकिन यहाँ तक चढ़ा, इतने ऊंचाई तक चढ़ा। और ये ऊंचाई जो है बताई जा रही है
H1 और इसका घनत्व बताया जा रहा है ρ1। बात समझ रहे हैं? ऐसे, ठीक, ऐसा हो गया। कह रहा है इसकी ऊंचाई के ऊपर एक दूसरा लिक्विड भी है, एक दूसरा द्रव्य भी है, ठीक। वो क्या है? अरे वो कुछ भी हो सकता है, उसका घनत्व कुछ भी हो सकता है, कोई भारी हो सकता है, पारा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक। मान लीजिए गैस में दाब ज़्यादा है, मान लीजिए गैस में दाब ज़्यादा है तो पारा रखना पड़ सकता है इसके ऊपर, ठीक। तो कुल मिला के यहाँ कोई दूसरा द्रव्य है, इस जगह पे, यहाँ पे कोई दूसरा द्रव्य है, ठीक। ये दूसरा द्रव्य जो है मैं दूसरे रंग से बना देता हूँ ताकि हमें समझ में आ जाए मामला। ये कोई दूसरा द्रव्य है, देखिए ये मैंने बना दिया, ये दूसरा द्रव्य है, ऐसे, ठीक। इसका घनत्व ρ2 है और इसी कितनी ऊंचाई तक ये है ये हमें मालूम है, ये ऊंचाई H2 है, ठीक। अब वापस अगर मैं लिखता हूँ, बिंदु ए पर दाब मुझे संतुलित करना है, क्योंकि ये बिंदु ए मैंने ले रखा है, ये जो द्रव्य है ये यहाँ तक पहुँचा है, इसके ऊपर कोई और द्रव्य भर के इसको बैलेंस कर दिया गया। मान लीजिए गैस में दाब ज़्यादा है तो कोई भारी ज़्यादा घनत्व का द्रव्य भर देंगे इसमें, है ना, बैलेंस कर दिया गया इसको। अब क्या करते हैं, यहाँ देखिए, तो ये पद हटा देते हैं बस, क्योंकि हम जानते हैं ऊपर से वायुमंडलीय दाब आ रहा है, ऊपर से वायुमंडलीय दाब आ रहा है। तो कुल मिला के ये जो द्रव्य है ये कितनी ऊंचाई में है, इसका दाब आएगा, और ये वाला जो है इसका भी दाब आएगा। देखिए बिंदु ए पर, ये बिंदु ए है मान लीजिए, बिंदु ए पर कुल दाब वायुमंडल दाब आएगा, इसका भी भार आएगा, और इसका जो नीले रंग का दिख रहा है इसका भी आएगा। तो कुल मिला के बिंदु ए पर कुल दाब कैसे दिया जाएगा, ये हो जाएगा ρ2 GH2 प्लस ρ1 GH1। क्यों? क्योंकि इसकी वजह से आया दाब कितना है, ρ2 GH2, इसकी ऊंचाई क्या है H2, इसकी डेंसिटी क्या है ρ2, इसका आ गया, यहाँ आ गया, यहाँ दाब आ गया। अब इस दाब, ये दाब तो पहुँचेगा नीचे तक, ठीक, क्योंकि इस द्रव्य पे इसका दाब आ गया तो नीचे तो जाएगा ही, ठीक। कुल ऊंचाई, कुल भार कितना है, हम देखें बिंदु ए के ऊपर कुल भार कितना है, तो इसका भी भार है, इसका भी भार है, दोनों का भार है। तो अब इसका भार भी है, वो भी जोड़ेंगे, वो कितना आ गया ρ1 GH1, उसकी वजह से प्रेशर आ गया, उसके कारण प्रेशर आ गया। ऊपर से कितना आ रहा है, वायुमंडलीय दाब आ रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर और गॉज प्रेशर ऑफ दिस लिक्विड एंड गॉज प्रेशर ऑफ दिस लिक्विड, ठीक। सारे के सारे दाब जोड़ दिए गए, अब बन गया ये गैस का दाब। इसमें गॉज प्रेशर कितना है, ये तो परम दाब है, हम क्या कहते हैं इसको कि साहब ये जो है ये परम दाब है, क्या बताते हैं इसको, परम दाब, ठीक। अब गॉज प्रेशर कितना है, P गैस गेज प्रेशर कितना है, तो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है ना ये हटा देंगे इसमें से, कितना हो जाएगा ρ2 H2 प्लस ρ1 H1 और G को कॉमन ले लेंगे। कह रहा ये गेज है, ये गेज दाब है। जो गेज होता है ना, मीटर स्केल से जुड़े हुई शब्द होती है गेज, गेज बोलते हैं नापने वाले को, है ना। तो ऊंचाई पे नापा गया, नाम गेज क्यों लिखा गया, ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि इसको गेज दाब कहते हैं। कह रहा जी यहाँ पर एक स्केल लगा लो, यहाँ पर एक स्केल लगा लो, एक पैमाना लगा लो जिस पे मीटर में ऊंचाई लिखी हो। यहाँ पर इस पैमाने के ऊपर लिख दो कुछ जीरो, यहाँ लिख दो 10, यहाँ लिख दो 20, यहाँ लिख दो 30, यहाँ 40, यहाँ 50, यहाँ 60, इस तरीके से इस पे ऊपर तक जो है मीटर में निशान लगा दो। तो ये पैमाना इसके साथ फिक्स कर दो, स्टैंड पे बांध दो, इससे पता लगेगा कि ये बिंदु यहाँ जिस ऊंचाई पे लिया है इधर या उधर, इस बिंदु की स्थिति पता लगेगी। इसी पैमाने पर नाप कर हमें ये ऊंचाई पता लग जाएगी, इसी पर नाप कर हमें ये ऊंचाई पता लग जाएगी, क्योंकि ये गेज है। पैमाना क्या है, यही गेज है, पैमाने का मतलब है गेज, ठीक। और इसी पर हम इन ऊंचाइयों को माप सकते हैं। उधर वाधर ऊंचाइयाँ मापी जानी है, ये बात आप जानते हैं, ठीक। अब इसके बाद गेज प्रेशर। अब मान लीजिए मैं इस चीज़ को तिरछा कर दूं, यूँ कर दूं ऐसे,
ठीक। तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि दाब में ऊर्ध्वाधर ऊंचाई देखी जाती है। अगर मान लीजिए मैं इस नली को तिरछा कर दूं, ऐसे है ना, मान लीजिए मैं इसे ऐसे कर दूं, तब भी मुझे ऊर्ध्वाधर ऊंचाई देखनी है, क्योंकि दाब उसी में निर्भर करता है। मैं इसका क्षेत्रफल यहाँ घटा दूं या बढ़ा दूं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ऊर्ध्वाधर ऊंचाई मुझे देखनी है। इसको मैं कहीं पतला कर दूं, कहीं मोटा कर दूं, इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ऊर्ध्वाधर ऊंचाई देखनी है मुझे, ठीक। तो मेनली दाब में जो चीज़ लगी हुई है वो ऊर्ध्वाधर ऊंचाइयाँ लगी हुई है, ठीक। तो इसलिए कई बार क्या होता है, सवाल बना देते हैं टेढ़ी मेढ़ी, यहाँ पे टेढ़ा मेढ़ा कर दूँ इसको यूँ, लेकिन ये लेवल जो है ये सेम होना चाहिए, बिंदु ए का लेवल सेम होना चाहिए। इसको यहाँ टेढ़ा मेढ़ा कर दूँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ऊर्ध्वाधर ऊंचाई देखी जानी है। तो कुल मिला के बात समझ में आ गई होगी, अगर अलग अलग घनत्व के हैं तो कैसे, और एक ही घनत्व है तो कैसे। ये बन गया आपका मेथड प्रॉपर तैयार हो गया। आंकिक प्रश्न जो भी होंगे एनसीईआरटी में वो होंगे, और अपनी तरफ से छोटे मोटे जो भी होते हैं बेसिक क्लियर कराने के लिए वो मैं देता रहता हूँ, ठीक। उसके बाद आंकिक प्रश्नों की श्रृंखला, आंकिक प्रश्नों की श्रृंखला जो भी बन पाएगी, जैसा भी ज़रूरी होता है चैप्टर में, वो आपके कोर्स में नीचे लगी हुई रहती है। आप उसमें देखेंगे तो वो बनती रहती है, लगती रहती है, वो आपको मिलेगी। उसमें से कुछ सवाल होते हैं आपको कर लेने होते हैं वो, ठीक। नीट के लिए, जेईई मेन के लिए अलग से कुछ नहीं, बेसिक कोर्स यही है, ये पूरा करिए, इसके बाद नीट वीट के सवाल करिए, वो भी मैं कराता हूँ। नीट के कोर्स भी आपके होते ही हैं आपके पास, तो ये चीज़ है बेसिक। ओके, डन हो गया, श्योर, पक्का कर लें, पक्का। ओके।